पीडीएम के बाज जमातों के रहनुमा वो मजाक उड़ाते थे। वो समझते थे कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर ही नहीं सकते। लोगों का कहना है कि ये जो लोग छोड़ के जा रहे हैं इनके ऊपर तो प्रेशर है, बट इनकी फैमिलीज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। इनकी जो खवातीन है उनको टॉर्चर किया जा रहा है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? 9 मई का जो वाकया शदीद काबिल मजम्मत वाकया था। इन्होंने सरकारी और इदारों की तनसीबात पे, फौजी तनसीबात पे हमला किया, आगे लगा दी, जिना हाउस में आग लगा दी, एम आलम साहब का जहाज जला दिया, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग, एम्बुलेंस से मरीज निकाल के एम्बुलेंस को आग लगा दी। क्या मिलिट्री कोर्ट्स के हक में है पीपल्स पार्टी? क्योंकि सबसे ज्यादा मिलिट्री कोर्ट्स का सामना पीपल्स पार्टी ने किया। बिलावल साहब अगर वजीर आजम बने तो क्या वो अपनी माँ की हेलीकॉप्टर से बरहना पिक्चर्स जिन्होंने फेंकवाई उनको, और जिनको उनके वालिद ग्रामी ने लाड़काना की सड़कों पे घसीटना था, वो घसीटेंगे? इंतकाम लिया जाएगा कि फिर ये मोहब्बतें बरकरार ही रहेंगी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट राना नवीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। नाज़रीन, आप जानते हैं कि मौजूदा हालात जो चल रहे हैं उसमें अवाम उन हकाइक को जानना चाहती है, उन बातों को जानना चाहती है कि जो इस टाइम हो रहा है। लोग खौफजदा हैं, खौफ की फ़िज़ा फैली हुई है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उन लोगों से बात करें कि जो अंदरूनी मामलात को समझते हैं और जानते हैं। तो नाज़रीन, हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी हुई है कि इनके अगर मैं वालिद साहब का जिक्र करूं तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, उनके सबसे ज़्यादा क्लोज़ रहने वाली शख्सियत जहांगीर बदर साहब, और जो उनके फ़र्जंद हैं ये जहांगीर बदर साहब के अली बदर साहब, और इनकी मैं आपको बताता चलूं कि ये भी उस ख़ानदान के इतने ही क्लोज़ हैं क्योंकि ये तर्जुमान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अली भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज हमें टाइम दिया है। कैसा देख रहे हैं मौजूदा वक्त, मौजूदा हालात जो कुछ चल रहे हैं, इसको किस नज़र से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया और ये मौजूदा हालात पे बातचीत करने के लिए बुलाया रान साहब। असल बात यह है कि पाकिस्तान एक मुश्किल दोराहे से गुज़र रहा है। ये एक ऐसा क्रॉस रोड है जिसमें बहुत चैलेंजिंग सूरत हाल है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्वेश्चन में मार्क है, इकनॉमिक स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क है, और जिस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल और इकनॉमिक स्टेबिलिटी ना हो वहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना, महंगाई को कंट्रोल करना और बहुत सारे ऐसे चैलेंजिंग टास्क होते हैं जिनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक मुल्क तभी तरक्की कर सकता है जब उस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, साथ उसके इकनॉमिक स्टेबिलिटी हो, आपका जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है आपको कंट्रोल किया जा सके, आप लोगों को रोज़गार दे रहे हो, आप अच्छी पॉलिसी बना के रखी हो, और हुकूमत ऐसे फ़ैसले कर रही हो जिससे लोगों को रिलीफ मिले, वो डिलीवर कर रही हो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रही हो। आज हालात ये हैं कि पिछले 1-1.25 साल से जब से ये हुकूमत आई है, तो हुकूमत में आने से पहले ये पाकिस्तान की वाहिद ऐसी हुकूमत है जिसने आइनी और कानूनी तरीके से पार्लियामेंट, नेशनल असम्बली के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में कामयाब हुआ। लेकिन सर उसका सेहरा तो जरदारी साहब के सर जाएगा, इस हुकूमत के सर तो नहीं जाएगा। देखिए, वो आपकी बात ठीक है कि उसको इनिशिएट आसिफ अली जरदारी साहब ने और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया था, पर ये क्रेडिट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को एक और भी जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा अपने तमाम मुखालफिन को भी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके पीडीएम का प्लेटफॉर्म बनाया जो कि उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था। उसमें किसी वजह से फिर पीपल्स पार्टी उससे बाहर निकल गई, फिर पीपल्स पार्टी ने और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने दोबारा उस पर काम किया, उन सब प्लेटफॉर्म के लोगों को इकट्ठा किया। आवाम वो वजह जानना चाहेगी कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम का इल्हाक क्यों तोड़ा? देखिए, वो इल्हाक पीपल्स पार्टी ने नहीं तोड़ा था। उसके अंदर जब कहते थे ना कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें, तो पीडीएम के बाज़ जमातों के रहनुमा वो मजाक उड़ाते थे। वो समझते थे कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर ही नहीं सकते। अगर हम कर सकेंगे तो उसमें इन्होंने पहला एक शर्त भी रखी थी। जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा था कौमी असम्बली के अंदर, इन्होंने कहा जी आपकी अगर हम बात माने तो आप कौमी असम्बली के अंदर अपने कैंडिडेट, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को जीत के दिखाएं। तो फिर पीपल्स पार्टी ने उस पर काम किया और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कौमी असम्बली के अंदर से सेनेटर बनवाया। तो मैं समझता हूँ उसके बाद, लेकिन कुछ ऐसे लीडर होते हैं जिनके अंदर दूरअंदेशी नहीं होती,
जिनकी वजह से उन्होंने पीपल्स पार्टी को शो कॉज कर दिया, फिर पीपल्स पार्टी बाहर निकल गई। तो पीपल्स पार्टी ने अपना फैसला फिर खुद ही किया कि हम सड़कों पे निकलेंगे, हम एहतजाज करेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी अकेली तो कौमी असम्बली के अंदर से तहरीक में एतमाद कामयाब नहीं करा सकती थी। लोगों का कहना है कि पीपल्स पार्टी पीडीएम में ना होते हुए भी पीडीएम के साथ ही चल रही है, क्योंकि अभी मौजूदा अभी थोड़े दिन पहले जो लॉन्ग मार्च हुआ चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ और सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, तो उसमें पीपल्स पार्टी की एक बहुत बड़ी तादाद थी। ये पीडीएम में हैं भी और नहीं भी। आप तो तर्जुमान हैं, आप बेहतर जानते हैं ये हैं कि नहीं है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के अंदर पीडीएम की तमाम जमातों की अलाय है और उस कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा है। पीडीएम एक प्लेटफॉर्म है जो कि ब्रेन चाइल्ड था बिलावल साहब का, और पीपल्स पार्टी पीडीएम की अलाय है। तो उसके अंदर जो फैसले ऐसे होते हैं जिसके ऊपर मुशावरत होती है, जो पीपल्स पार्टी समझती है कि ये जमहूरी और कानूनी तौर पे ठीक है, उनके हक़ में भी बात करती है, और जो नहीं होते उसकी मुखालफत भी करती है। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी मेरिट के ऊपर देखती है कि क्या फ़ैसला है। और ये जो मौलाना साहब जो पीडीएम के इस टाइम सरबराह हैं, उनकी कॉल के ऊपर एक बाहर जलसा किया गया और लोगों को इकट्ठा किया गया। तो मौलाना साहब ने भी कहा कि हम जो इकट्ठे हुए हैं, और उनकी वहाँ पे एक फ़ोर्स भी थी, उन्होंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और रेड जोन की हिफाजत के लिए लेके आए हैं ताकि कोई ऐसा वाक़या रूनुमा ना हो जाए। तो मौलाना साहब ने भी कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं की। पीपल्स पार्टी हमेशा उस फैसले के साथ खड़ी होगी जो इस मुल्क के आइन और कानून की पासदारी करते हुए और जमहूरियत के लिए फ़ायदा मंद होगा। जहाँ पे कोई जमहूरी नुकसान होगा या कोई ऐसा फ़ायदा होगा जो कोई एक इंडिविजुअल अपनी ज़ात के लिए सोचेगा, पीपल्स पार्टी ऐसे फ़ैसले का साथ नहीं देगी। आप देखें कि मैं आपको बात बता रहा था कि ये इस मुल्क के अंदर पहली दफ़ा हुआ कि एक के अलावा तमाम जमातें, चाहे वो हुकूमत के अंदर थी या बाहर थी, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके हुकूमत बनाई गई और हुकूमत एक 1.25 साल से चल रही है। ये वो तमाम जमातें हैं जो हमेशा एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ती आई हैं और आइंदा भी हो सकता है कि इलेक्शन लड़ें। ये आने वाले दिनों में जब इलेक्शन होगा तब आपके सामने सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन तमाम जमातों के सरबराह अपनी सियासत, अपने मैनिफेस्टो, अपनी फ़िलासफ़ी, नज़रिए से बालातर हो के मुल्क और मुल्क के अवाम के वसीतर मुफाद में एक सख्त फ़ैसले कर रहे हैं ताकि इस मुल्क को इकनॉमिकली और पॉलिटिकली स्टेबल किया जाए। सर, ये फ़ैसले जो कि तहरीक इंसाफ के दौर में आप लोगों ने किया, पीडीएम ने किया और सारी पार्टियों ने गठजोड़ किया, ये फ़ैसले ये 70 साल से, अगर 70 साल को तो खैर इतना नहीं हम कर सकते, लेकिन 30 साल तो वो हैं कि जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत हैं, उसमें आवाम के लिए क्यों नहीं सोचे गए? उस वक्त ये मोहब्बतें कहाँ थी पाकिस्तान से? देखिए, ऐसा नहीं है। पीपल्स पार्टी उस टाइम पे भी जो बात थी वो असूल की बात करती थी, प्रिंसिपल की बात करती थी। पीपल्स पार्टी की एक गवर्नमेंट तो 20 माह रही, दूसरी गवर्नमेंट 3 साल रही, और आने वाले भी तो यही थे जिनके साथ इल्हाक हुआ है। देखिए, 2006 में जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ तो उस टाइम पे इनको काफ़ी हद तक समझ आ गई, क्योंकि जब इनको जिला वतन किया गया तो अभी भी हम यही बात समझाते हैं, हमारी लीडरशिप यही बात सबको समझाती है कि हमें मुल्क और मुल्क के अवाम के वसीतर मुफाद में फ़ैसले करने हैं। हमें ऐसे फ़ैसले करने हैं जिसमें हम लोगों को डिलीवर कर सकें, ना कि लोगों को तकसीम करें। पोलराइजेशन को कम करना है, ख़त्म करना है, ना कि पोलराइजेशन को बढ़ाना है। तो अब देखें कि एक तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने और इनके लीडरों ने जो आज आपके सामने छोड़ के जा रहे हैं, इन्होंने पोलराइजेशन को कितना बढ़ावा दिया, लोगों में तकसीम डाल दी कि घर के अंदर रहने वाले लोगों में तकसीम डाल दी। सर, मैं इससे ये इसी टॉपिक पे एक सवाल करना बहुत ज़रूरी है। लोगों का कहना है कि ये जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, इनके ऊपर तो प्रेशर है, बट इनकी फैमिलीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इनकी जो ख़वातीन हैं उनको टॉर्चर किया जा रहा है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, ऐसा नहीं है। इनके घरों पे बिल्कुल छापे मारे गए, क्योंकि 9 मई का जो वाक़या शदीद
काबिल मज़म्मत वाक़या था। इन्होंने सरकारी और इदारों की तनसीबात पे, फ़ौजी तनसीबात पे हमला किया, आगे लगा दी, जिना हाउस में आग लगा दी, MM आलम साहब का जहाज़ जला दिया, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग, एम्बुलेंस से मरीज़ निकाल के एम्बुलेंस को आग लगा दी। ऐसी तंजीम जो कि सियासी तंजीम से दहशतगर्द तंजीम बन गई, और इन्होंने जब किया तो उन लोगों को पकड़ने के लिए, उनको आइन और कानून के कटहरे में लाने के लिए, उन लोगों को ढूंढने के लिए उनके घरों पे छापे मारे गए। ये छापे जब ज़ियाउल हक का दौर था, मार्शल लॉ लगा था, हमारे घरों पे भी मारे गए। तो मैं आपको अपनी पैदाइश से पहले की बात बताता हूँ कि जब नया नया मार्शल लॉ लगा था तो मेरे वालिद साहब को ढूंढने के लिए जब घर पे छापे पड़े तो मेरे वालिद साहब उस टाइम घर पे नहीं थे, तो मेरी दादी को और मेरी फूफो को उठा के ले गए थे, साथ मेरे चचा भी थे, तो घर की ख़वातीन को उठा के ले गए थे ज़ियाउल हक के दौर में। तो ये जो जबर है ये तो चलता आ रहा है, लेकिन वो जबर था एक मार्शल लॉ डिक्टेटर का। आज जो मामला चल रहा है वो है दहशतगर्दों का, कि जिन्होंने फ़ौजी इदारों के ऊपर उनकी तनसीबात पे हमला किया है, और अगर उसके अंदर कोई ख़वातीन भी शामिल हैं तो उनको भी आइनो, क्योंकि देखें इस मुल्क में अगर तरक्की करनी है ना और इस्तेकाम लेके आना है सियासी और मुआशी, वो इसी सूरत में मुमकिन है कि अमीर, गरीब, ताकतवर और कमज़ोर तमाम लोगों के लिए, मर्द और ख़वातीन तमाम लोगों के लिए कानून बराबर होना चाहिए। जब हम तफरीक करेंगे तो फिर तो ये नहीं है कि जनाब ये ताकतवर है, ये शर्फिया का है, तो फिर तो बड़ा नुकसानदेह मामला है। आप इमरान खान साहब के जो फैसले हुए हैं, इनको रिमांड के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बुला के बेल दी और हाई कोर्ट में भेज दिया, ऑर्डर सस्पेंड कर दिया। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला और वाहिद वाक़या है कि नैब की तहलील से किसी शख्स को उसका रिमांड ख़त्म करके कर दिया। ये ख़ास कानून और ख़ास जो फैसले हैं किसी एक शख्स के लिए हों तो पूरा फिर कौम उसके ऊपर आवाज़ उठाती है। सर एक सवाल नहीं, दो सवाल करूंगा ताकि आप उसका तसल्ली से जवाब दें। एक तो सवाल मेरा यह है कि क्या मिलिट्री कोर्ट्स के हक में है पीपल्स पार्टी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिलिट्री कोर्ट्स का सामना पीपल्स पार्टी ने किया। दूसरा सवाल ये कि अगर तो तनसीबात पे हमला और बिल्कुल ऐसा ये 9 मई के वाक़े की कौन मजम्मत नहीं करता, हम खुद इसकी मजम्मत करते हैं, बट 1973 या 1971 में आई थिंक PIA का एक जहाज़ अगवा किया गया था, 81 में सॉरी, और उसके बाद जिन्होंने वो किया था उन्होंने बड़ा इशारा करके यूं गन का निशान बना के, और पिक्चर्स भी अपलोड हुई थी भुट्टो साहब के, आई थिंक नहीं बल्कि भुट्टो साहब के फर्जंद थे। सर इस बारे में भी कुछ थोड़ी सी रोशनी डाली गई, क्योंकि वो भी पाकिस्तान का ही असासा था। देखिए, वो भुट्टो साहब के बेटे पे, मुर्तज़ा भुट्टो साहब शहीद पे ये केस डाला गया था, और पार्टी के जिन लोगों के ऊपर ये केस डाला गया उनके साथ फ़ौजी आमर दौर था ज़ियाउल हक का, और उस आमरीत के दौर के अंदर, मार्शल लॉ के दौर के अंदर तो मिलिट्री कोर्ट्स बनी हुई थी। उन मिलिट्री कोर्ट्स ने ये फ़ैसला करना था, और वही फ़ौजी मिलिट्री कोर्ट्स के जो एहलकार थे वही लोगों के घरों पे जाते थे, ढूंढते थे, क्योंकि वो एक आमराना दौर था। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलिट्री कोर्ट्स की मुखालफत करती है या उसके हक़ में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर ऐसे इक़दाम की मुखालफत करेगी जो कि नए सिरे से किया जाए, या जो पार्लियामेंट के थ्रू नए तरीके से उसकी डिमांड की जाए, गैर आइनी हो, गैर कानूनी हो। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन और कानून के अंदर रहते हुए जो कानून ऑलरेडी इस पाकिस्तान की सरजमीन पे लॉ ऑफ द लैंड मौजूद है, जैसे मिलिट्री स्टेट एक्ट है और सीक्रेट एक्ट है, तो उसके अंदर से जो शिकें जिसके ऊपर लागू होती हैं, जैसे फ़ौजी तनसीबात पे कोई भी होगा उसके ऊपर आर्मी एक्ट लगेगा 1952 का, तो उस चीज़ के ऊपर तो जो कानून कहता है कि उस कानून के दायरे में लोगों के ऊपर उनको कानून के कटहरे में लाना चाहिए, तो पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल कहेगी आइन और कानून के कटहरे में लाना चाहिए जिन्होंने फ़ौजी तनसीबात पे किया है। लेकिन अगर इसके अंदर कोई मज़ीद तब्दीली है या कोई आइन में अमेंडमेंट है या कोई नई मिलिट्री कोर्ट्स बनी है, ऐसा कुछ नहीं है, और पीपल्स पार्टी ऐसे फ़िलहाल किसी इक़दाम की सपोर्ट नहीं कर रही। क्या
क्या बिलावल साहब अगर वजीर आजम बने तो क्या वो अपनी माँ की हेलीकॉप्टर से बरहना पिक्चर्स जिन्होंने फेंकवाई उनको, और जिनको उनके वालिद ग्रामी ने लाड़काना की सड़कों पे घसीटना था, वो घसीटेंगे कि और ये इंतकाम लिया जाएगा कि फिर ये मोहब्बतें बरकरार ही रहेंगी? सियासत नाम है सब्र का, बर्दाश्त का और माफ़ी देने का। अगर कोई सियासी मुखालिफ इस तरह की हरकतें करता है तो वो अपना आप बताता है कि वो किस सोच का, अपनी सोच की अक्कासी करता है। बिलावल साहब और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बड़े सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त वाले लोग हैं और इनके अंदर ये सिफ्त है कि ये दुश्मनों को माफ़ करके अपने अंदर लचक रखते हैं और साथ बैठ के पाक मुल्क और मुल्क की अवाम की खातिर मामलात को हल करने के लिए, दिल में बात शायद ज़रूर हो, लेकिन चीज़ यह है कि जब मामला मुल्क की सालमियत और मुल्क के अवाम की बेहतरी का आता है तो आपको बहुत सारी रंजिशें छोड़नी पड़ती हैं, बुलानी पड़ती हैं और आपको अपने भरे हुए ज़ख़म भी छोड़ने पड़ते हैं, उनका तस्करा भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि माजी की तलखियाँ बहुत हैं। क्योंकि माजी की तलखियों को लेके चलते रहेंगे ना हम आगे चल सकेंगे ना कोई और चल सकेगा। हमें इस मुल्क और मुल्क के अवाम को आगे लेके चलना है। दुनिया के अंदर बहुत सारे मुल्क पाकिस्तान से बाद में आज़ाद हुए हैं। अगर वो मुल्क इतनी तरक्की कर सकते हैं, मुआशी तौर पे मजबूत हो सकते हैं, दुनिया का मुआशी हब बन सकते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर तो बहुत टैलेंट है, बहुत पोटेंशियल है। दिस इज़ द लैंड ऑफ द रिसोर्सेज। तो मैं समझता हूँ कि हमें उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, हमें मुकाबला करना चाहिए कि हमने लोगों के हालात और ज़िंदगी को कैसे बेहतर करना है, लोगों में तकसीम की बजाय लोगों को डिलीवर कैसे करना है और बेहतर परफॉर्म कैसे करना है, ताकि मुल्क को डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, एनवायरमेंटली, टेक्नोलॉजिकली, लीगली हम पाकिस्तान के अंदर बेहतरी लेके आ सकें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू अली बदर साहब की। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़। नासिर।